Good morning, everyone. On behalf of Students Coordination Committee and the Task Force for Empowering Young CMS of the Western India Regional Council, the Institute of Cost Accountants of India, I welcome all of you for the Rising Stars of CMS Series 2, Episode 1. This series has become a cornerstone of inspiration and motivation of our budding CMS, showcasing the incredible journeys and achievements of our young professionals who have carried out successful careers through hard work, dedication, and relentless pursuits of excellence. Today, we are here to witness at another sessions filled with insights and experience and wisdom from our rising star speaker, CMA Rohan Sharma sir, Senior SAP Consultant, and moderator CMA Mohit Nagdev sir. Also, our Western India Regional Council Vice Chairman and Chairman Students Coordination Committee and Task Force for Empowering Young CMS, CMA Mihit Narayan Vyas sir is here. I request sir to kindly address the participants. Very good morning, everyone. On behalf of Good morning. WR, yes, good morning. On behalf of WRC, I welcome everyone. In absence of my chairman CM Arindam Goswami, my secretary CM Nanti Baisa, my treasurer Chaitanya Mohir, and past chairman, I must acknowledge the effort of my WRC team. This is Sunday morning and they are working. So thank you so much, Pujanka, Tanmay, and everyone. I also would like to thank CMA रोहन शर्मा, वो ऐसे भी इंडिया के फेमस व्यक्ति है, अलॉन्ग विद सीएमए मोहित नागदेव, जो संडे को भी हमारे इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हमारे प्रोग्राम में आ गए। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने ये प्रोग्राम सीएमए, नॉट ओनली सीएमए जो इंटर पास आउट है, जो सीएमए कर रहे हैं, उनको ध्यान में रख के चालू किया था लास्ट ईयर, बट विद इन 1 ईयर वी गॉट वंडरफुल सक्सेस। यही सक्सेस के बाद हम रोहन सर को ला पाए, बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म पे रोहन सर आते भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच रोहन सर। थैंक यू सर I would also like to congratulate all the CMA pass out, inter pass out students who have cleared their CMA intermediate and final course. कैंपस के लिए भी WRC ऑलवेज स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहा है। आफ्टर रोहन सर लेक्चर वी आर प्लानिंग फॉर 1 more सेशंस फॉर ओनली CMA पास आउट स्टूडेंट्स जो कैंपस अटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए हम रखेंगे। सेकेंडली WRC also posting a job placements for newly pass outs and experienced persons। तो जो भी स्टूडेंट ने CMA क्लियर किया है, वो WRC के वेबसाइट पे कंटिन्यूअस विजिट करते रहे। नॉट ओनली WRC वेबसाइट पे, जो बॉम्बे में रहते हैं WRC ऑफिस पे भी विजिट करें। पूजन का मैडम तन्मय से आपको हेल्प करेंगे जॉब के लिए भी, और आप कोई भी ऑफिस बेरर को या RCM को कनेक्ट कर सकते हैं जॉब के लिए। नाउ मोहित सर, रोहन सर, दिस इज योर टाइम। आप किसको भी, कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरे सेशन में अवेलेबल ही हूँ और उसके बाद में भी अवेलेबल हूँ, तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग कोर्स, आई एम अवेलेबल हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, sir. One more thing, sir. Our CMA Vidyarthi, sir. Can you please explain, sir? हाँ, यस पूजंका। CMA विद्यार्थी 2019 से हमने चालू किया था, उसके बाद 3-4 साल स्टॉप हो गया था। वी हैव अगेन स्टार्टेड दिस CMA विद्यार्थी लास्ट ईयर। तो जो नए स्टूडेंट पास आउट हुए हैं और जो इंटरमीडिएट क्लियर किया है, यू कैन कंट्रीब्यूट ऑन CMA विद्यार्थी थ्रू आर्टिकल, और आपका जो भी थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग स्टडीज, आप उनमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। WRC सभी जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उसको सर्टिफिकेट देता है एवरी ईयर, तो दिस सर्टिफिकेट विल हेल्प यू इन द कैंपस प्लेसमेंट ऑल्सो। सो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे नहीं है, आपके जो फ्रेंड्स है, आप उनको इंटीमेट कीजिए कि CMA विद्यार्थी में पार्टिसिपेट करें। CMA विद्यार्थी में हमने दूसरा एक सेशन भी चालू किया है, MCQ। हम पास्ट 5-10 साल के MCQ उसमें पब्लिश कर रहे हैं,
तो आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हो, तो that will definitely help you. So I request every students जो पास आउट हुए वो स्टूडेंट्स, उसमें मैं स्टूडेंट को ही गिन रहा हूँ, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिए आप. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request Mohit sir and Rohan sir to kindly start the session, sir. Yes. So, welcome to all on the Sunday morning on this talk for episode 2, season 2 and episode 2. यहाँ पे more than 50 students join हुए, recently result आया. So, we have perfect person for this session जो ऑलरेडी CMA इंडस्ट्री में हम ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, CMA पास आउट के लिए एक सेलिब्रिटी जैसे हैं. more than 13K subscribers on the YouTube and delivering healthy and nice, helpful for all the CMA pass out students. So CMA रोहन शर्मा. So हम शुरुआत करेंगे थोड़ा जल्दी, क्योंकि उनसे काफी सब हमें सीखना है अभी. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरुआत करते हैं. तो रोहन जी, पहले तो वेलकम टू आवर दिस एपिसोड एपिसोड 2 एंड एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट. शुरुआत करने से पहले हमें आपके बारे में थोड़ा एक हमें जनरल जानना था कि CMA आपने कब, मतलब क्यों आपने CMA चुना, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोफेशन है, हिडन जेम की तरह प्रोफेशन है अभी अपने इंडिया में. तो आपकी जर्नी CMA ही क्यों चुना आपने स्टार्ट? सर मैंने ना 2013 में 12th पास आउट हुआ था. उससे पहले ही मैं सर्च कर रहा था कि लाइक क्या कोर्स हम कर सकते हैं, और आई थिंक उस समय इंटरनेट भी इतना ज़्यादा नहीं था हमारे पास. लाइक 199 में 1 GB डेटा मिलता था, तो हम यूट्यूब पे तो वीडियोस नहीं देख सकते थे उस टाइम. तो बट मुझे कहीं से कोई ब्लॉग मैंने पढ़ा था पेपर में कि कॉमर्स के फील्ड में 3 कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो. तो कहीं न कहीं जो CMA कोर्स था वो मुझे काफ़ी अच्छा इसलिए लगा कि इसमें फाइनेंस का भी सारा कंपोनेंट है, और कहीं न कहीं लीगल चीज़ें भी काफ़ी कुछ था एज़ कम्पेयर टू अगर मैं CS कोर्स में मैंने देखा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉ के सब्जेक्ट्स थे. तो मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है थ्योरेटिकल टॉपिक्स, और यहाँ पे प्रैक्टिकल भी अच्छा था और थ्योरी भी अच्छी थी, तो एक बैलेंस चीज़ें मुझे लगी. उस समय मैंने ये नहीं सोचा कि मैं CMA बनूँगा तो मुझे क्या जॉब लगेगी, क्या पैकेज लगेगा, ये मैंने सोच के CMA कोर्स नहीं जॉइन किया था. मैंने बस कोर्स देखा, मुझे कंटेंट अच्छा लगा, सिलेबस अच्छा लगा, और मैं रिजल्ट 12th के आने से पहले ही मैं जाके जो मेरे नियरेस्ट चैप्टर थे, मैंने वहाँ से एडमिशन ले लिया. तो ये स्टोरी थी उसके पीछे CMA जॉइन करने की. चलो, मतलब पेपर में आपने ऐड पढ़ के CMA ज्वाइन किया, दैट्स रियली ग्रेट. तो आपने आफ्टर 12th ही ज्वाइन किया था आपने, और हाँ, आफ्टर 12th ही मैंने स्टार्ट कर दिया था. हाँ, अपीयर्ड फॉर फाउंडेशन. इंटरमीडिएट लेवल पे जब आप पहुंचे, बिकॉज आफ्टर 12th हम जब भी करते हैं तो इंटरमीडिएट लेवल पे आने के बाद एक चेक पॉइंट मिलता है कि यस, आप CMA के लिए CMA कोर्स क्या है. और अभी जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, वी ऑल नो कि CMA कोर्स कितना वैल्यूएबल है व्हेन वी कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल्स टू. सो वो कैसा आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर्ड किया वो इंटरमीडिएट के लिए, और आपको अटेम्प्ट्स लगे, तो अगर लगे तो आपने कैसे अपने आप को पूरा वो लेवल पे मैनेज किया, उसके बारे में थोड़ा आप शेयर कर पाए तो. यस सर, श्योर सर. सर सबसे पहले मैं फाउंडेशन से ही बताना चाहूँगा. एक्चुअली क्या था, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था. क्लास 12 तक मैं कॉमर्स भी मैंने हिंदी से ही की थी. तो एक मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो गया था फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट और चारों बुक इंग्लिश में, ठीक है. तो वहाँ से मैंने क्या किया, मैं हर एक वर्ड की मीनिंग मैंने लिखना स्टार्ट किया और चीज़ों को समझना स्टार्ट किया. बस ये था कि फाउंडेशन का पेपर अभी भी हमारा MCQ बेस्ड है, तो उसमें इतनी ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक्स हमें लिखने नहीं होते थे, हमें बस कॉन्सेप्ट को समझना है और MCQ को टिक लगाना है. तो कहीं न कहीं इसलिए थोड़ा-सा मेरे लिए ईज़ी था फाउंडेशन. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर हो गया.
बट इंटरमीडिएट जैसा आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे आपको लिखने होते हैं एग्जाम हॉल में, और क्वेश्चन भी समझना होता है, क्वेश्चन भी काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क आया जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था। मेरा सेंटर यहीं दिल्ली में था, दिल्ली में एग्जाम सेंटर पे। मुझे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे थे जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा कुछ नहीं हो सकता इस अटेम्प्ट में, ठीक है। और मेरे 113 नंबर आए थे, मुझे याद है आज भी। सिर्फ एक अकाउंट का ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे 40 नंबर थे। बट ये था कि मुझे समझ में आ गया था कि मेरे से गलतियां हो चुकी है पास्ट में। मैं इंग्लिश के ऊपर मैंने फोकस नहीं किया उतना जितना मुझे करना चाहिए था, और उस गलती के ऊपर मैंने काम किया। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर से गया। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर मेरे से एक डिफरेंट गलती हुई, मेरा फिर से अटेम्प्ट लगा। उसमें गलती ये हुआ मेरे से, मोस्ट ऑफ द बच्चे सेम गलतियां करते हैं, कि जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके एग्जाम में। अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन करोगे तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि जो पेपर चेक कर रहा है उसको ये नहीं पता आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है। आपने जो लिखा है उसके बेसिस पे ही आपको नंबर मिलने वाला है। तो ये गलती मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में हुई। मैंने ओवर राइटिंग्स, प्रेजेंटेशंस उस तरीके से नहीं किया। इवन मैंने 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था अकाउंट में, लेकिन मेरे 19 नंबर आए थे, मुझे आज भी याद है। तो जो पिछले बार 40 था वो 19 पे पहुंच गया था अकाउंट। बट हाँ, बाकी 2 सब्जेक्ट में मेरे पासिंग थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो चुका था। ऑलमोस्ट 2 इयर्स मेरे कंप्लीट होने वाले थे। और जब मैंने सीएमए ज्वाइन किया तो मैंने बीकॉम भी छोड़ दिया था उस समय, कि नहीं अब मुझे सिर्फ सीएमए करना है, मैं कुछ और नहीं करूंगा। ठीक है, ये फोकस के साथ मैंने स्टार्ट किया था। फिर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में काफी एफोर्ट किया, एंड देन मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाके ग्रुप फर्स्ट क्लियर हुआ। 208 नंबर मेरे को आए, और लाइक ग्रुप फर्स्ट क्लियर हुआ। तो वहां से क्या हुआ ना, एक जैसे क्रिकेट मैच जब हम देखते हैं तो एक ब्रेक थ्रू मिल जाता है लाइफ में। तो मेरी लाइफ का ग्रुप फर्स्ट ब्रेक थ्रू था, और मुझे फिर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ सीएमए और पास भी हो सकता हूँ। एंड देन वहां से चीजें बदल गई। फिर ग्रुप 2 में मेरे 3 पेपर में एग्जाम्स आए। तो वो एक रीजन था जो मैंने बाउंस बैक किया। मैंने प्रेजेंटेशन पे बहुत काम किया। मैंने कम से कम 10 से 15 केजी कॉपी लिख लिख के प्रैक्टिस की। जो मेरी इंग्लिश कमजोर थी, तो लॉ का सब्जेक्ट हो गया, अदर सब्जेक्ट हो गया, याद भी करता था, लिख के भी प्रैक्टिस करता था कि वो याद हो जाए बिल्कुल। जी, ओके। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर द स्टूडेंट्स यस, जो जो इंग्लिश बैकग्राउंड से है उनके लिए भी, और जो नहीं है उनके लिए तो बिल्कुल। बिल्कुल सो ये इम्पोर्टेंट है। एक है जो आपको एग्जाम्स करेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। और दूसरा, दूसरी चीज ये है एग्जाम के लिए, और भी एक छोटा सा सजेशन दूंगा, कि आप सेम पेन, सेम टाइप से आप कैलकुलेटर, जो भी चीजें आप एग्जाम में यूज करना चाहते हो वही चीजें आपको रियल लाइफ में भी यूज करनी है। तभी चीजें परफेक्शन के साथ आप एग्जाम में कर पाओगे। यस, तो थोड़ा यूज टू होना है, वही चीजें मटेरियल आप यूज करेंगे तो वो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस देता है, एडेड एडवांटेज रहता है फॉर द स्टूडेंट्स। अभी रोहन जी, जब आप इंटर कंप्लीट हुआ, व्हेन यू रीच्ड फाइनल्स, आपने आर्टिकलशिप किया होगा। राइट। यस, व्हेन यू रीच्ड फाइनल्स, तो फाइनल्स का एक अलग ही मजा है सीएमए, जिस हिसाब से 8 सब्जेक्ट्स जो प्लेस किए गए हैं अभी, तो उसको कैसे, और सीएमए का रिजल्ट भी हमें पता है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट किया आता है। स्पेशली इस बार भी हम देखें तो जो सीएमए का रिजल्ट आया है कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल स्टडीज, उस हिसाब से भी थोड़ा स्ट्रिक्ट आया है। तो कैसे आपने सीएमए फाइनल के लिए प्रिपेयर किया पहले तो, बिकॉज अगेन जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन कुछ अवेलेबल नहीं था, गाइडेंस नहीं था इतना, तो वो फाइनल में आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को, और यस सर। फिर हाँ आगे आपने कैसे किया वो आप थोड़ा बहुत शेयर कर पाए तो। सर जब मैं इंटर में, एक्चुअली मेरे आईडीटी में भी काफी अच्छे नंबर थे, और मैंने 2012 सिलेबस से इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया था, और जब मैं फाइनल में आया तो 2016 सिलेबस आ चुका था। तो एक्चुअली क्या था, कुछ सब्जेक्ट्स रिपीट हो चुके थे 2016 सिलेबस के फाइनल में, जो 2012 सिलेबस के इंटरमीडिएट में थे। जैसे एसपीएम बीबीएम का सब्जेक्ट था, जहाँ पे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, वो जो आईटी का हमारा सब्जेक्ट था वहां से मूव ऑन हो गया था। और आईडीटी मेरे इंटर में काफी स्ट्रांग था, उसमें मेरे एग्जाम्स आए थे। कॉस्टिंग मेरा बेसिक काफी अच्छा स्ट्रांग था, जिससे मुझे फाइनल में काफी हेल्प एंड सपोर्ट मिला। तो मोस्टली मैं उन सारे बच्चों को बताना यही चाहता हूँ, इंटर के कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपके फाउंडेशन है फाइनल के लिए, चाहे वो कॉस्टिंग का पेपर हो,
चाहे वो आपका डीटी का पेपर हो, आईडीटी का पेपर हो, अकाउंट का पेपर हो। ये 4 सब्जेक्ट है जो फाइनल में भी आपको रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा एडवांस वर्जन्स चेंज हो जाते हैं, बट रिपीट होते हैं। आपका अगर बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप अच्छे से आप कर सकते हो। तो मैंने सेम चीज को रिपीट किया। मोस्टली मैंने आपको बताया, मैंने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी सीख लिया था क्या करना है। मुझे ये भी समझ में आ गया था इंस्टीट्यूट किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एग्जाम में उस समय 130 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन आता था और 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता था। फाइनल में मैं फर्स्ट टाइम बोथ ग्रुप के लिए गया था। वो फर्स्ट टाइम ऐसा था जब मैंने लाइफ में डिसाइड किया कि मुझे बोथ ग्रुप देना है। अब हो गया बहुत सिंगल ग्रुप। तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि ग्रुप 2 में 247 नंबर आया था और उस समय भी जैसे मैंने आपको बताया 10% ही पासिंग परसेंटेज था जब 2017 की बात करें तो उस समय। तो देन वो एक मोटिवेशन था और मैंने टारगेट ये रखा कि मुझे 6 से 7 महीने के अंदर सारे क्लासेस खत्म करने हैं। जो भी अगर मैं क्लासेस ले रहा हूँ 6 to 7 मंथ में सारे क्लासेस खत्म करने हैं और लास्ट 3 मंथ मुझे कंप्लीटली रिविजन्स के लिए अपने पास रखने हैं। तो उस 3 महीने में मैंने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो किया, प्रैक्टिस किया फिर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस को। और प्रैक्टिस में एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने ये किया कि लाइक मोस्टली बच्चे क्या करते हैं ना, एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करके प्रैक्टिस करते हैं। वो चीजें गलत है, क्योंकि आप फिर से 20 दिन बाद जब आप पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो मैं ये किया प्लानिंग की फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी। एक चैप्टर के 5 ही क्वेश्चन में सॉल्व करता था, जिससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ रिविजन्स मेरे बढ़ गए और क्वेश्चंस कम होते चले गए। इस बार मैंने 5 क्वेश्चन किया, फिर नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करना है तो फिर मैंने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। तो प्रैक्टिस भी मल्टीपल टाइम हो गया, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए और सारी चीजें अच्छी तरीके से रिवीजन हो गया मेरा। यस, ग्रेट। तो एक ये रिवीजन की टेक्निक है रोहन जी ने जो बताई, आई थिंक वो स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल रहेगी। Yeah. प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है और पार्ट्स में प्रैक्टिस करना है, राइट। जो हम अगर बोथ ग्रुप के लिए अपेयर करते हैं तो। Yeah. मैंने आपका पूरा प्रोफाइल पढ़ा है रोहन जी। आपने जब सीए में क्वालिफाइड हो गए एंड नाउ यू आर वर्किंग एज अ सीनियर सेप एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट एट एसेंशियर कंपनी, और Yeah. उसके साथ आप एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं बच्चों को जो सीए में पास आउट है उनके लिए। आपने एक मटेरियल क्रिएट किया, अपनी खुद की बुक क्रिएट की है जो हेल्प करती है उनको क्रैक करने के लिए इंटरव्यूज, और बच्चे बहुत सक्सेसफुल इंटरव्यूज क्रैक भी कर रहे हैं, ये भी है। तो ये एक तो आपका एसेंशियल में जर्नी कैसा रहा? आपने कैंपस से ही आपको मिला अपॉर्चुनिटी, या फिर आपने अलग से अप्लाई किया था एसेंशियल का? वो थोड़ा बहुत शेयर कर पाए? यस सर, श्योर सर। सबसे पहले वहाँ पे जाने से पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें और हैं जो मैं अभी मिस कर गया था। लाइक जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप दिया तो मेरे आए थे 422 नंबर, बट मेरा एसएफएम में आया था 33। दैट्स कॉल्ड द टोटली बैड लक कि आपका एक सब्जेक्ट में 33 आया। अगर वहाँ पे 40 होता तो मेरा बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाता। शायद अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ होगा। तो देखो, आप सबको डीमोटिवेट नहीं होना है इस चीज़ के लिए। आपको एफर्ट करना है कि वो चीज़ जो आपने वहाँ गलती की, मेरे से गलती हुआ यहाँ पे फर्स्ट टाइम। एक क्वेश्चन आया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, जो क्वेश्चन मुझे लगा कि मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। मैंने ट्राई किया, नहीं सॉल्व हुआ और मैंने उसको फिर से ट्राई किया सॉल्व करने का। ये मेरे से एक मेजर मिस्टेक हुआ, जिसकी वज़ह से मेरा 40-45 मिनट एक क्वेश्चन ने ले लिया और जो क्वेश्चन मुझे आते भी थे, वो भी मैं गलत कर गया एसएफएम के सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक आपको नहीं आता है या फिर आपको उसमें प्रॉब्लम है, तो पहले जो आता है आप सब कुछ पहले उसको सॉल्व करो, फिर आप एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बचता है तो आप आर&डी जितना करना है एग्जाम हॉल में आप करो, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा वो जो सब्जेक्ट खराब गया था उसका इम्पैक्ट मैंने बाकी किसी सब्जेक्ट पे नहीं आने दिया। ये एक मेजर एक अच्छा पॉइंट था, तो शायद मैं ग्रुप 2 में डिमोटिवेटेड होके और फाइनल का मैं ग्रुप 2 खराब कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ उस एक पेपर को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे सब्जेक्ट में मेरे 40 से ऊपर थे और फाइनल के ग्रुप 4 में भी मेरे 2 पेपर में एग्जामिनेशन एंड ओवरऑल 240 मार्क्स आए थे। तो ये भी एक लाइफ की लर्निंग है कि एक पेपर खराब हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा ग्रुप खराब कर लेना है, आपको अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखने हैं। यस, और सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए ये काफी बड़ा पॉइंट है, बिकॉज अपने आप को समेटना एक 2-3 घंटे ही मिलते हैं जस्ट
यू हैव जस्ट 1-2 आवर्स, उसके बाद नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, कल Yes. दूसरा पेपर है। सो ये काफी बड़ा पॉइंट है कि अपने आप को मेंटली पहले से प्रिपेयर करना कि पेपर कैसा भी गया है उसको साइड में रख के वी हैव टू फोकस ऑन नेक्स्ट पेपर, और ग्रुप बाय ग्रुप, पेपर बाय पेपर हमको करते जाना है। और ये रोहन जी एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है कि यस, अटेम्प्ट लगता है सीएमए में एक प्रोफेशनल कोर्स में, लेकिन अटेम्प्ट लगने से कहाँ पे भी कैंपस प्लेसमेंट हो गया, अच्छी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करना, या फिर कुछ अचीव करना हाई लेवल का, वो कर सकते हैं हम। अटेम्प्ट्स ज्यादा मैटर नहीं करते। यस, ऑब्वियसली एक फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट और फाइनल क्रिएट होता है तो एक एडेड एडवांटेज होता है आपके पास। इसका मतलब नहीं है कि हम अटेम्प्ट लगा सकते हैं बहुत सारे, लेकिन यस, अटेम्प्ट लग रहे हैं तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, दूसरे अटेम्प्ट में फोकस करना है, और फोकस करके ही हमें वो क्लियर करने पे फोकस करना है। तो ये एक लर्निंग है रोहन जी की जर्नी से। Yes, sir. रोहन जी, तो अभी आप एसेंशियर के लिए तो मतलब थोड़ा बहुत शेयर कर पाए, Yes, क्योंकि sir. ये परफेक्ट टाइम है। स्टूडेंट्स काफी सब सीएमए पास आउट स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हुए हैं, तो दिस इज परफेक्ट टाइम। तो वो आप थोड़ा बहुत शेयर कर पाए। ओके सर, श्योर। सो आफ्टर क्वालिफाइंग सीएमए, जब मेरा सीएमए कंप्लीट हुआ, आफ्टर दैट एक चैलेंज था कैंपस में जॉब लेना कहीं ना कहीं। तो उस टाइम मैं आपको बताऊं 2018 में इतनी ज़्यादा लाइक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी, मतलब प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जो हमें ट्रेनिंग्स दे सकते थे कि आप किस तरीके से कर सको कि आपका एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी जॉब आपको मिले। तो मेरा कैंपस में 2 कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, एक आरएसएम में हुआ था आई थिंक, और एक एलएनटी में था। मैंने रिटन क्लियर किया था एलएनटी का, बट मैं पीआई में रिजेक्ट हो गया, और आरएसएम में मैं जीडी में मैं रिजेक्ट हो गया था, दोनों ही कंपनीज में। और उसके बाद ऑफ कैंपस मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो गया था जॉब सर्च करना, बट वही था कि मैं हमेशा लाइफ में पॉजिटिव ही रहा हूँ, मैं कभी निगेटिव नहीं सोचा। मैंने फिर से अपनी गलतियों को फाइंड आउट किया और उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं उसके ऊपर मैंने काम किया, और मुझे 6 महीने बाद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एज ए कॉस्टिंग मैनेजर जॉब मिली। वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते थे, तो मैंने वहाँ पे 1 ईयर टाइम दिया, और फिर मुझे समझ में आया कि अगर आपको कॉस्टिंग में फ्यूचर बनाना है तो एसएपी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड देन वहाँ से मैंने एसएपी की ट्रेनिंग भी ज्वाइन की, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द एसएपी ट्रेनिंग साथ के साथ कॉस्टिंग प्रोफाइल चल रही थी। देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन जेनपैक्ट। तो एसेंचर से पहले फिर मैंने जेनपैक्ट में भी काम किया सप्लाई चेन फाइनेंस में, जहाँ पे मुझे एसएपी का और ज़्यादा एक्सपोजर थोड़ा सा मिला। एंड देन मुझे याद है 21 मार्च 2022 को मेरे पास एसेंचर से कॉल आया था इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड देन अप्रॉक्स 50 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू हुआ था एसेंचर में, और मैंने उस इंटरव्यू को क्रैक किया, एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन एसेंचर। और लास्ट 2 ईयर्स से मैं एसेंचर में हूँ, और अभी मैंने एसएपी का सर्टिफिकेशन भी क्वालिफाई किया है जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन होता है, और काफ़ी वाइड स्कोप है सीएमएस के लिए। इवन लाइक मेरे जो मैनेजर हैं वो भी सीएमए हैं जो 15 ईयर से एसएपी डोमेन में है। तो ऐसे काफ़ी सारे सीएमएज को मैंने देखा है जो एसएपी फील्ड में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं वो। जी, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एसएपी जो अ, आज की सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में यूज होता है, और सीएमए ही एक इंस्टीट्यूट है जो देता है और सर्टिफिकेशन भी देता है कि यू आर सर्टिफाइड, यू नो दिस। सो ये मैं स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, की लर्निंग है कि आपको एसएपी का इंस्टीट्यूट की तरफ से जो एक सर्टिफिकेट रहता है वो ट्रेनिंग लीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और वो सर्टिफिकेट आपको बहुत काम आएगा फॉर फर्दर क्रैकिंग द इंटरव्यूज लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज, एसेंचर हो गया, और डोमेस्टिक कंपनीज जेनपैक्ट जैसे कंपनीज हो गई वो भी। सो ये काफी यूजफुल लर्निंग है। सो रोहन जी, ये तो हो गया आपका प्रोफेशनल जर्नी पूरा एसेंशियल, लेकिन ये यूट्यूब चैनल कैसे, मतलब वो कैसे आइडिया है ये, मतलब आप एक्चुअली इतना 2018 में जब मैं क्वालिफाई किया, मैंने आपको बताया वो सारे चैलेंजेस मेरे पास आए थे। तो मैंने सोचा कि जो चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ शायद ये भी कॉमन चैलेंजेस है, बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसे चैलेंजेस फेस करते होंगे।
और फिर उसी ऑब्जेक्टिव से मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2018 या 19 के आसपास में मैंने स्टार्ट किया, और जो भी मेरी लाइफ की लर्निंग था, एक्सपीरियंस था, मैंने उसको शेयर करना स्टार्ट किया अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। फिर वो चीज़ें चलती रही, और अचानक से लाइक अभी जस्ट 1.5 ईयर बैक जब मेरे यूट्यूब पे 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे, तो अनअकैडमी की एक सब्सिडरी कंपनी है ग्राफिक, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर आप अपना कोई कोर्स लॉन्च करना चाहते हो तो हम आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं कोर्स के लिए, और सारा प्लेटफॉर्म हम ही आपको होस्ट करके देंगे, सारा कुछ आपको कुछ नहीं करना है, अपना कोर्स बस बनाना है। तो लाइक वो मेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि मैं अपनी कम्युनिटी को और अच्छे तरीके से सर्व कर सकूं। और वहाँ पे पता है ग्राफी ने मुझे फ्लाइट का टिकट, कोलकाता जाने आने का, और दी ललित होटल है कोलकाता में, वहाँ पे एक दिन इवेंट अटेंड करके स्टे करने का 5 स्टार में, वो सारा कुछ उन्होंने ही मुझे अपने साइड से दिया था। वो एक अलग मेरे लिए एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में 5 स्टार एक्सपीरियंस किया था उस टाइम। तो उसके बाद वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई कि जो कैंपस में मैंने चैलेंजेस फेस किया, जॉब में मैंने जो चैलेंजेस फेस किए, फिर मैंने उन सब चीज़ को अपने कोर्सेज के थ्रू लेके आया और स्टूडेंट्स को गाइड करना स्टार्ट किया। तो तब से 1 साल के अंदर लगभग 150 क्वालिफाइड सीएमएज मेरे मेंटरशिप के थ्रू अच्छी-अच्छी कंपनीज में अभी प्लेस्ड हो चुके। तो ये एक जर्नी थी जो चल रही है और काफ़ी अच्छी चल रही है। ओह वाओ! तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक 10,000 सब्सक्राइब्स कर आप कहाँ कैसे पहुँचे? पहले तो यूट्यूब चैनल चलाना है एक वो एक डिसीजन यस अलोंग सर। विथ हैविंग अ सक्सेसफुल ऐसा नहीं है यू हैव अ गुड जॉब, गुड डिग्री आल्सो। तो यूट्यूब चैनल चलाना है, वो एक कैसे थॉट आया और उसको इतना सक्सेसफुल लेवल पे आप कैसे मैनेज करते हैं? दोनों चीज़ें। सर एक्चुअली क्या है ना, मैं हमेशा स्किल्स के ऊपर ध्यान देता हूँ। जो मेरे यूट्यूब चैनल है उस पे सारी वीडियोज़ मैं खुद से बनाता हूँ। अभी जो मेरा प्लेटफ़ॉर्म है उसके ऊपर भी सारा जो डिज़ाइन सारी कुछ करनी है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी है, वो सब कुछ भी मैं खुद से कर लेता हूँ। ठीक है? एसएपी तो है ही साइड में। तो मेरा ये हमेशा फ़ोकस होता है कि लर्निंग इंसान को हमेशा लाइफ़ में करते रहना चाहिए। अभी मैं एआई के ऊपर भी मैंने काफ़ी लर्निंग लिया है। पिछले 1 साल के अंदर मैंने काफ़ी सारे एआई के ट्रेनिंग्स किए हैं, और इवन मैंने इंस्टीट्यूट में भी सेशंस लिया था एआई के ऊपर। 2 सेशंस अभी तक मैं ले चुका हूँ एआई के ऊपर। तो फ़ोकस यही रहता है, लर्निंग करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। सेम फॉर यूट्यूब चैनल, मैंने उसको सीखा, समझा, और जब मैंने सीएमए जॉइन किया था, मैं आपको बताऊँ मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मुझे अपना एक नाम बनाना है, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मेरी सीएमए जर्नी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जब मैं सीएमए करने आया था तो लाइक मुझे कोई जानता नहीं था। इवन मेरे गाँव में भी लोग इतना ज़्यादा मुझे नहीं जानते थे। स्कूल में मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो एवरेज स्टूडेंट ऐसे भी एवरेज होता है। तो वो मेरा टारगेट था कि यार मुझे आइडेंटिटी बनानी है, और वही रीज़न था मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, लिंक्डइन पे भी कंटेंट डालना स्टार्ट किया। लिंक्डइन पे भी 14,000 से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये रीज़न्स था, और अभी भी यही कारण है कि मैं और ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। वाह! वाह! ये तो अलग लेवल का इंस्पिरेशन दे रहे हैं आप। जो सीएमए पास आउट है जो सक्सेसफुल जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अलग लेवल का इंस्पिरेशन है कि आप कैसे अपने स्किल सेट को बढ़ाना है और कैसे यूज़ करना है सक्सेसफुली। सो ये है। मैं जस्ट रिक्वेस्ट करूँगा हमारे वाइस चेयरमैन सर मीर व्यास सर को, उनको आपसे थोड़े क्वेश्चन्स है, तो वो 1-2 क्वेश्चन्स आपसे लेंगे। सर प्लीज़ आप अगर यस रोहन सर। यस सर। रोहन सर, आपकी योर जर्नी इज लाइक रोलर कोस्टर। यस सर। मैं खाली एक ही चीज आई वांट टू आस्क, हाउ यू कैन मैनेज एवरीथिंग। आप जॉब मैनेज करते हो, अभी तो आपकी शादी हो गई है, तो पर्सनल लाइफ भी मैनेज करना है। यू आर क्रैकिंग दिस इंटरव्यू कोर्स, तो अब टाइम टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो? टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस कैन यू ब्रीफ दिस? सर एक्चुअली जब मैं बताऊँ, जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरा इंसान को लाइफ में फोकस्ड होना चाहिए। वो जो भी करना चाहता है, अगर वो फोकस्ड है तो सारी चीज़ें उस फेवर में जाएगी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे हाथ में सोते तक किताब होता था, पढ़ते-पढ़ते सो जाता था, और सुबह उठने के बाद भी सबसे पहले मैं किताब ही देखता था अपना, ठीक है? क्योंकि अगर दिन वहाँ से स्टार्ट होता है ना आपके बुक से, तो आपकी पूरी दिन अच्छी जाती है।
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सेम अभी भी ये चीज़ है मेरी लाइफ में। तो मैं मॉर्निंग से ही उस मोटिवेशन के साथ उठता हूँ कि आज मुझे ये चीज़ करना है, आज मुझे अपने यूट्यूब पे ये वीडियो डालना है या लिंक्डइन पे ये कंटेंट डालना है, ऑफिस का ये टास्क कंप्लीट करना है, एंड देन अगेन मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। तो वो फोकस अभी भी खत्म नहीं हुआ। जैसे आप क्रिकेट देखते हो, आप विराट कोहली को आपने देखा होगा, हमेशा वो रन बनाने के लिए जाता है, उसका फोकस ही हमेशा रहता है कि मुझे और अचीवमेंट्स करने हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैंने वहां से फॉलो किया। और ये चीज़ पता है मैंने सीखा था, आप सर जानते होंगे संजय गुप्ता सर को। संजय गुप्ता सर हमारे पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने एक बात कही थी, शायद उनको याद ना हो, उन्होंने कहा था इंडिया में इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं बट हर कोई विराट कोहली नहीं होता। तो वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे उस समय लग गई थी। सेम फिर उन्होंने हमें बोला कि हमारे प्रोफ़ेशन में भी इतने सारे कॉस्ट अकाउंटेंट है, 1 लाख से ज़्यादा कॉस्ट अकाउंटेंट है, लेकिन हर कोई की एक आइडेंटिटी नहीं है। तो सेम मुझे वो चीज़ वहाँ समझ में आया और मैंने फ़ोकस किया। ऑफ़िस करने के बाद मैं ये नहीं फ़ोकस करता कि मैंने इतने घंटे काम कर लिए तो मैं थक चुका हूँ, नहीं। जितना हो सकता है मैं उतना करता हूँ और रात को वही एप्रॉक्स 12-1 बजे के आस-पास सोना और सुबह 8 बजे उठना एंड देन कंटिन्यू फिर सारे रूटीन्स वही है अपने। ये आपका मोटिवेशनल ड्राइव है, इसी वजह से यस। आप काम कर पाते हो। यस सर, ये मोटिवेशन है कि करना है और करना है। जितना मौका मिले उसको, कोई भी मौका को हाथ में से जाने नहीं देना है, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, कोई फेस्टिवल हो, क्योंकि सीएमए जर्नी हमको हमें सब कुछ सिखा देती है। मुझे याद है मैं दीपावली के 1 दिन पहले मुझे डीटी का टेंशन था कि मैं डीटी में पास करूँगा या नहीं करूँगा। मैं जाके भंवर बुराना सर के बारे में आपने सुना होगा, उनका कॉम्पैक्ट वाला कंपाइलर से मैं लेके आया और दीपावली के दिन बैठ के पढ़ा मैंने डीटी को पास करने के लिए। तो वो सीएमए जर्नी ऐसी है कि आपको पूरी लाइफ सिखा देती है कि कैसे लाइफ को जीना है। आपका ब्लड डोनेट करने जाओगे तो भी सीएमए 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 ऐसा आएगा। यस सर, वंडरफुल रोहन। थैंक यू सर। Wonderful. रोहन, Rohit, और एक क्वेश्चन है, so many student asking if I get 55% in the 10th, 60% in the 12th, become maybe I am not getting more than 60%. So what will be the criteria of the campus? Campus में कोई कंपनी मुझे सिलेक्ट करेगी? If not, what will be the further? So you are the experience of campus placement also. So can you please brief this? यस सर, मैं कैंपस के बारे में जानता है जो 10th 12th बीकॉम इवन एमकॉम हो, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो, सीएमए प्लस अदर जो भी 10th से लेके एकेडमिक प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उस सबके मार्क्स को कंसीडर करती वेदांता। तो और प्लस उनका सीएमए में फर्स्ट अटेम्प्ट रिक्वायरमेंट होता है। तो वो एक कंपनी है जहाँ पे अगर इवन आप रैंक होल्डर हो बट आपके मल्टीपल अटेम्प्ट से फिर भी आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगी। बट हाँ, अदर कंपनीज है, अपने पास मल्टीपल कंपनीज है जहाँ पे आपको इजीली शॉर्टलिस्टिंग मिलेगी, वो सीएमएस के मार्क्स को फोकस करते हैं। जैसे मैं आईटीसी के बारे में बात करूँ, आईटीसी फूड्स में अभी लास्ट कैंपस में भी आई थी। जिन बच्चों के अटेम्प्ट्स लगे थे उसकी भी शॉर्टलिस्टिंग थी, जिनके एवरेज नंबर थे उनके भी शॉर्टलिस्टिंग थी। एंड सेम फॉर फोर्ड मोटर में भी हुआ है, लास्ट कैंपस में फोर्ड भी आई थी, उसमें भी काफी बच्चों का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। नाफिड डे 3 पे आई थी ओपन कैंपस में मुंबई लोकेशन पे ही, और उसमें 2 बच्चे सिलेक्ट हुए और दोनों ही मेरे स्टूडेंट थे लास्ट कैंपस में। इसमें से एक स्टूडेंट थी जिसके 5 अटेम्प्ट लगे हुए थे बट स्टिल शी गॉट ऑफर इन नाफिड। तो ऐसा कुछ नहीं है, कैंपस में आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। मेरा बस ये कहना है कि आप फोकस करो प्रिपरेशन पार्ट के ऊपर, बिकॉज हमें नहीं पता कैंपस में कौन सी कंपनी कब आ जाए। एक बार कैंपस में मीकॉन लिमिटेड कोलकाता कैंपस में ओपन कैंपस किया था, अगेन इट इज ए पीएसयू, और ओपन कैंपस में सबको चांस मिलता है। तो कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कैंपस में। इवन मेरा एक स्टूडेंट था, उसने नेस्ले में रिक्वेस्ट किया कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर दे, उसका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं था बट फिर भी उसको शेड्यूल कर दिया गया एचआर को रिक्वेस्ट करने से। तो ये चीजें हैं जो आप सीख समझ के आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बस आपको काम करना है अपने इंग्लिश के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर। रीजन पीएसयूज में आप हिंदी में इंटरव्यू आप दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दे सकते हो। बाकी जितनी भी एमएनसीज है कंप्लीटली आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो देयर इज नो एनी ऑप्शन फॉर एमएनसीज। अभी ठीक है मोहित सर, यू कैन yes, गो अहेड। really great. ये था एक जस्ट चैट बॉक्स से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ क्विक, कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग गए हैं, अंकित जा करके हैं, फिर भी उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उनको आप, एक तो बहुत सारे उन्होंने अपने पर्सनल सजेशंस दिए हैं अंकित जा,
तो उनके लिए आप कुछ सजेशन दे पाए। एक तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू अंकित जी कि रोहन जी की जर्नी अगर आपने सुनी हो तो प्रेजेंटेशन पे आपको फोकस करना है, और दूसरा है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और रोहन जी, आप अगर ये क्वेश्चन को और थोड़ा उनको ब्रीफ में एक्सप्लेन। यस सर। फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमने आपको बताया, जैसे प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन पे मेरा फोकस ये था, आपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट आपने देखा होगा, उसमें कैसे वो सारे जो लेजर्स ओपन करते हैं हम ट्रायल बैलेंस के लिए या फिर जो पीएनएल्स हम बनाते हैं, तो आपको सेम फॉर्मेटिंग को फॉलो करना है, पहली चीज। दूसरी चीज है, आपको वर्किंग नोट सारे अलग से बनानी है, जो भी आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हो, जो भी आपको मिस्टेक्स या ओवर राइटिंग करना है, आपको वर्किंग नोट के अंदर करना है। आपके फाइनल आंसर जो भी हो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। सेकेंड थिंग, थर्ड चीज, जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, आप उसके आंसर्स के साथ आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है। डीटी आईडीटी 2 ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आप प्रैक्टिकल कम आपको प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे, जो भी आपने प्रोविजंस आपने यूज किए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपको वहाँ पे लिखने हैं। थर्ड थिंग, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो आप सेक्शन मत लिखो, अगर गलत सेक्शन लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, सही सेक्शन लिखोगे तो वो एक आपके लिए एड ऑन पॉइंट क्रिएट होगा। अगर वहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर इजीली आपको मिल सकता है। अगर आपने प्रॉपर सेक्शन प्रोविजन और आंसर प्रॉपर्ली लिखा है तो 3 से 4 आपको इजीली मिल जाएगा। मेरे 100 में से 19 आए और फिर 80 में से 60 भी आए, तो मेरा एक फंडा ये भी था कि क्वेश्चन 100 नंबर नहीं अटेम्प्ट करना है, 80-85 आप अटेम्प्ट करके आओ। प्लस मैं लास्ट 30 मिनट सेव कर लेता था, 2.5 आवर में मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए। लास्ट 30 मिनट्स में जितने भी मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स किए हैं उन सबको मैं रीचेक करता था, बिकॉज होता क्या है, जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ऑफ ऑन या सम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हो गए या कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट्स जो हमसे मिस हो सकते हैं लिखते समय, तो जब आप रीचेक करोगे ना तो आपको स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स आपको अपने पता चलेंगे। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पूरे 3 घंटे तक पेपर लिखते हैं और जब एग्जामिनर्स जो आपसे पेपर लेता है तब आप उसको सबमिट करते हो, वो एक गलत टैक्टिक्स है। आपको करना है लास्ट 10 to 15 मिनट आपको टाइम देना है, अपने सारे आंसर शीट को रीचेक करना है और फिर आपको सबमिट करना है। सेकंड चीज एक और इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, रुपीज के साइंस होते हैं, अमाउंट होता है, ठीक है, कि जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनाते हो तो उसमें जैसे 6 रुपया लिखा होता है, 6 रुपये पर केजी, तो पर केजी भी आपको लिखना है। ये स्मॉल स्मॉल चीजें होती है जो बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। मेरा यही रीजन था, मेरा फाइनल में भी कॉस्टिंग में 69 आया, इंटर में भी कॉस्टिंग में एग्जाम्शंस हुए, बिकॉज मैंने इस सारे स्मॉल पॉइंट्स को कंसिडर किया, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। यस। और रोहन, मैं और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा रोहन सर, अभी इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट व्हाट्सएप चैनल पे पब्लिकेशन है, स्टूडेंट सिक्योर ऑन एन एवरेज 50% मार्क इन एमसीक्यू इन जून 2024 अटेम्प्ट। तो मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा, 50% मार्क से नहीं होगा, यू नीड एटलीस्ट मोर देन 80% स्कोर। आपको एग्जाम्शन चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में, यू हैव टू क्लियर मोर देन 70-80% मार्क्स इन द एमसीक्यू। राइट तो आप सर। एमसीक्यू पे फोकस कर सकते हो। एमसीक्यू देखो 20 to 30 मार्क्स का इन जनरल रहता है, अगर आपने उसको अच्छा कर लिया तो आप इजीली आप एग्जाम्शंस के साथ मूव ऑन कर सकते हो, ये चीज है। और 50% स्कोर इज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, तो आप उस पर थोड़ा फोकस कीजिए और थोड़ा प्लान कीजिए कि उसको कैसे अटेम्प्ट करें और फुल मार्क उसमें कैसे ला पाए। यही एक सजेशन है, इंस्टीट्यूट का भी सजेशन है ये। फोकस मत करो आप 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करने का, बिकॉज इंस्टीट्यूट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं काटे जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 80 मार्क्स भी लिख के 60 लेके आया, उसके पीछे यही रीजन था कि मैंने उस तरीके से आंसर्स लिखा था कि मुझे उन्होंने 60 नंबर दिया। तो आपको भी यही करना है, अगर आप करोगे। मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा, कॉस्टिंग का जब मैं पेपर दे रहा था फाइनल का, तो उसमें 40 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था। इन जनरल हम सोचते नहीं कि कॉस्टिंग में 40 नंबर का थ्योरी पूछ लिया जाए इंस्टीट्यूट के साइड से। अब इसमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, तो इन जनरल बच्चे क्या करते हैं, बस थ्योरी लिख के छोड़ देते हैं। मैंने क्या किया, थ्योरी भी लिखा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की पूरा प्रेजेंटेशन बना दिया कि कैसे उसका कॉस्ट शीट बनता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की, एग्जाम्पल भी दे दिया लाइक सैमसंग का या किसी एक इंडस्ट्री का, और मुझे इसलिए 69 नंबर आया इवन 85 में। अगर 40 नंबर की थ्योरी में आप 69 लेके आ सकते हो तो आपको ऐसी प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। सेम लर्निंग कप का क्वेश्चन था, मैंने पूरा अच्छे से उसको एक्सप्लेनेशन किया, फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन किया, जो आपके
क्वेश्चन पेपर आपने इंस्टीट्यूट के मैट में देखा है और सेम तरीके से मुझे नंबर मिल रहा है। तो आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे, जितना अच्छा से लिख के आओगे वहां से, उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। यस, ये काफी आई थिंक बहुत सारे सजेशंस आपको मिल गए होंगे कि अगर अटेम्प्ट लगता है तो कैसे फोकस करके हम क्लियर कर पाते हैं। दूसरा, हिमांशु गोयल जी का एक क्वेश्चन है, सैप फिको। यस, डेफिनेटली आपको जो इंस्टीट्यूट का कोर्स है वो डेफिनेटली आपको करना है। सर्टिफिकेशन वो काफी आपको हेल्प करेगा फॉर आगे फर्दर स्टडीज एंड इवन इंटरव्यूज के लिए। I know when will the WSL convocation happen? वो तो आपको सारी डिटेल्स सोशल मीडिया पे शेयर की जाएगी। पूजन का मैम ने ऑलरेडी शेयर कर दी है वो। आई थिंक ओके। वो यस, जीत जी का एक क्वेश्चन है कि कैंपस जाने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपनी में वैकेंसी है, कौन सा प्लेटफॉर्म में जाए। तो ये एक रोहन जी आप आई थिंक आपका ये एक्सपर्ट ऑफ कैंपस के लिए उन्होंने पूछ रहे हैं कि सर एक डाउट है, ऑफ कैंपस जाने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन से कंपनी में वैकेंसी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म जहाँ से हमें ये पता चलता है। देखो, एक आपका लिंक्डइन है जिसपे मोर देन लैक्स ऑफ जॉब्स वहाँ पे होते हैं। दूसरा आपका naukri.com में इंडीड है, और सीएमए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज अपॉर्चुनिटीज के सेक्शंस में मिल जाता है। वहाँ पे भी एक गैदर फ्रॉम न्यूज़पेपर है, तो जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है वो आपको इंस्टीट्यूट के साइट पे आपको मालूम चल जाएगा। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से वैकेंसीज आप चेक कर सकते हो जी। यस। WRC ने भी जॉब पोस्ट करके एक पोर्टल बनाया है, अब वहाँ भी जाके देख सकते हो। वीकली बेसिस पे वहाँ में जॉब पोस्ट कर ही रहे हैं हम लोग, तो यू कैन गेट द चेक डिटेल आप फ्रॉम। वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। मैम, आप पॉसिबल हो तो लिंक आप शेयर कर दो। I already share our website link. ओके On our ओके। website, there is a job portal. यस, Okay, sir. परफेक्ट। हाँ, Yes, sir. थैंक यू मैम। There is Akash Palakodetti. He wants to give one tip, sir. Yes, yes, Akash, you can unmute yourself, and yes, definitely, you can share your tip. Yeah, so thank you everyone. I mean, I feel privileged to speak before you people because I mean I'm a recently qualified. मैं बस परसों ही qualify किया अपना exam. Wow. वंडरफुल, So once कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन आकाश। thank you so much sir. सर, सो एक छोटा सा चीज मुझे बोलना था कि जब हम प्रिपेयर करते हैं अपनी सीएमए फाइनल्स के लिए तो बहुत जान लगा देता है। कोई कोई चैप्टर अगर हमको समझ में भी नहीं आता तो नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ डेज एक ही चैप्टर पे चला जाता है, और जब उसी चैप्टर में से हमको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता तो बहुत दिल तोड़ बहुत दुखता है कि मतलब मैंने इतना जान लगा दिया इस चैप्टर पे लेकिन ये एग्जाम में नहीं आया। तो हमको हमेशा बैलेंस रहना चाहिए और दिमाग को हमेशा कूल करना चाहिए कि मेरा एग्जाम मेरा एम ये एग्जाम पास करना है कि ना कि वो चैप्टर में एक्सेल करना। राइट। एग्जाम हाँ, एग्जाम पास करने के लिए मैंने उस चैप्टर को पढ़ा, ना कि वो चैप्टर पढ़ने के लिए मैं एग्जाम दे रहा हूँ। Mhm. तो इर्रेस्पेक्टिव वो चैप्टर हमारे एग्जाम में आया नहीं आया दैट इज इममेटीरियल। एग्जाम पास करना है, एग्जाम में एग्जाम्शन लाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। Yes. हाँ, दिस इज वन थिंग। एंड दूसरा चीज ये था कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने ये छोटा सा ब्रेक डाउन किया, मैं खुद के लिए अप्लाई किया। वो हमेशा क्वेश्चन के ऊपर बेस होता है। ऑफ कोर्स हमारे एग्जाम में टोटली 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 सबमिट सभी को मिला के। सो टोटली 2.5 hours, लाइक 15 मिनट्स हम एक एक बिट को कंप्लीटली दे देंगे तो एक बैलेंस हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि अगर एक बड़ा क्वेश्चन है तो मतलब आधा करके छोड़ दो, वो हमेशा बैलेंस होता रहता है। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर यू टू सिट फॉर द होल आवर एंड मतलब देखो वॉच देखने के बाद चौक जाओ और बाकी का पूरा पेपर खराब कर दो। तो दीज टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट कि इमोशनली बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोर इम्पोर्टेंट चीज, हम एज वी आर इंडियंस हमको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। तो समझना चाहिए कि हर बॉल छक्का मारने का नहीं होता। कोई कोई बॉल हमको छक्का मारना पड़ता है और कोई कोई डिफेंस भी करना पड़ता है। तो अगर एक पेपर बहुत टफ आया है तो रिमेंबर दैट तुमको उसमें पास करना है, तो डिफेंसिव। एक एग्जाम अच्छा आया है तो टाइम प्रॉपर्ली फ्रंट फुट लो और छक्का मार दो।
So yeah, these three things, sir. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Akash. थैंक यू सो And मच promise- आकाश आप। Thank you. आकाश आप कहाँ से हो? यू आर फ्रॉम? सर मैं उड़ीसा से हूँ सर। Wow. वंडरफुल सर, Yes, sir. वंडरफुल। आकाश को अपने मैंने सर लिंक शेयर किया था। एग्जैक्टली बैचलर सर, की सुबह किए थे सर। वंडरफुल आकाश एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। हाँ, सो ये एक था और आई थिंक सारे यस कांग्रेचुलेशन सनी, आप AIR सन्नी 28 का एक क्वेश्चन भी है कि हाँ अच्छा आप अभी ऊपर ही हो। हाँ so I think yes definitely कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिंगल ग्रुप वो दैट डजंट मैटर रोहन जी कि आप सिंगल ग्रुप करके पास करते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं, बल्कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है Right, एट sir. द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यस ऑफ कैंपस का आपको तो गाइडेंस मिल ही गया होगा, ये बता दिया। यस EIR तो डेफिनेटली हेल्प करता है। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा सर कि जैसे आपका AIR आया है लाइक 28 आपने मेंशन किया, तो आपके साथ 50 AIR और भी है, तो आपकी कंपटीशन और डिफिकल्ट है। ठीक है, लास्ट से लास्ट बैच में मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो मुंबई कैंपस में ही ITC में उसका सिलेक्शन हुआ था, उसका AIR 30 आया था, और उस मुंबई कैंपस के ITC टोबैको के इंटरव्यू में 20 AIR थे। अब आप सोचो एक जॉब 20 AIR, तो आपकी कंपटीशन और डिफिकल्ट है, तो आपको और एफर्ट्स करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी की एक्सपेक्टेशन रैंक होल्डर से एक डिफरेंट वे में होती है। यस जनरली रोहन सर क्या होता है, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ रैंक आता है तो अच्छी बात है, वो आपको लाइफ टाइम मेमोरी रहती है, Right, sir. आपके नाम के आगे लिख जाती है। लेकिन अभी मोहित सर के नाम के आगे क्या लिखा है CA में? CA में उसके वो नाम तो के आगे लाइफ ऐसा लिखा है 10 एटम 15 एटम। नहीं, वो मेरे नाम नहीं के लिखा, आगे क्या लिखा है? CA में लिखा है। कोई भी जगह ऐसा लिखा नहीं होता है कि एटम। वो आपके स्किल और आपके नॉलेज और आपके बिहेवियर पे ही डिपेंड करता है, आपको जॉब कैसा मिलेगा। आप जितना डाउन टू अर्थ बिहेवियर रखेंगे वो भी इम्प्रेस करता है कैंपस में। यस सर। तो यस स्टूडेंट को वही देखो, रिक्वेस्ट है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इवन मैंने लास्ट कैंपस में देखा है, एक स्टूडेंट था जिसका टॉप 10 में रैंक था, बट उसका कैंपस नहीं हुआ कहीं भी। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट आपको अपने अंदर नहीं लाना है कि मेरा रैंक आ गया तो अब सब कुछ मैं ही हूँ, ये कभी मत सोचना। ठीक है, आपको भी उतना ही एफर्ट करना है जितना बाकी बच्चे को करना है। यस सो एक ये था, आप WIRC में कैंपस इंस्टेड ऑफ SIR ये सब अप्लाई कर सकते हो रोहन जी। आपको कैंपस अप्लाई करोगे, जब आप अप्लाई करोगे CA में पोर्टल पे जाओगे तो आपको ऑप्शंस आएंगे, यू कैन चूज एनी रीजन फॉर गोइंग फॉर कैंपस। आप कहाँ से भी हो इंडिया से वो मैटर नहीं करेगा, रीजन इम्पैक्ट नहीं करता है। जैसे दुष्यंत जी, रीजन कभी इम्पैक्ट नहीं करता है कि कहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आपकी स्किल सेट और आप कैसे प्रिपेयर करके जाते हो अपने आप को, और कैसे नॉलेज को अप्लाई करते हो विद इन दैट 2 आवर्स 3 आवर्स ऑफ टाइम, वो ज्यादा मैटर करता है। तो आपको वहाँ पे ज्यादा फोकस करके चलना है। And then, sir, I'm targeting to go for PSU. Then Kolkata campus will be good because we have companies. ये सुप्रीत सालूजा जी, यस आप CA में क्वालिफाइड है, तो ये जो भी कंपनीज आती है कैंपस में वो पहले से आपको बताया जाएगा। आप जैसे ही कैंपस का फॉर्म भरोगे तो यू विल गेट द कॉल फ्रॉम द वेरियस कंपनीज जहाँ पे आपका शॉर्टलिस्ट होता है आपके क्राइटेरिया, कंपनीज के क्राइटेरिया के हिसाब से। तो उसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा और आपको कॉल आ जाएगा। सो यस, इवन हमारे मीर सर ने अपना पर्सनल नंबर भी शेयर किया है और तन्मय जी का भी नंबर शेयर किया है आपको, और कुछ सारे डाउट्स है, पूजंका जी का भी नंबर है। तो आपको सारे अदर कुछ भी डाउट्स है तो आप वहाँ पे एक जस्ट व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। सो आई थिंक इट इज टू मच नॉलेज शेयरिंग, or I think one of the greatest episodes of CMA Rising Star today we had, क्योंकि हमारे साथ रोहन जी भी एक जो क्वालिफाइड CMA हैं, वो उनकी अब छवि ऐसी है
So yes, thank you, Rohan ji, and thank you, Mir sir, for at least giving this opportunity and arranging such kind of events for the CMAs. ये एक बहुत यूनिक और बहुत अच्छा थॉट है जो CMA स्टूडेंट्स को भी बहुत फायदा करता है और CMA पास आउट्स के लिए भी बहुत एक नॉलेज शेयरिंग करता है. With this, I think पूजनका मैम को मैं Yes. thanks. Thank you, sir. Firstly, I will thanks to our Vice Chairman, sir, CMA Mihir Vyas, sir, to start this initiative for our students community. Thank you so much, sir. Thank you, As ma'am. we kick off this second series, I want to extend my heartfelt gratitude to our speaker, rising star CMA Rohan Sharma, sir, and our moderator, sir, CFP CMA Mohit Nagdev, sir. I would also like to express my gratitude to everyone who has contributed to the success of this series, our organizing committee, the technical team, and all the WSC staff and the students who have supported this initiative. Thank you so much, everyone, to join us today. Our next session will be on the next Sunday. Please join us. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, so much. everyone. Thank you, Thank you, sir. Thank you, ma'am, for giving me opportunity. Thank you so much, sir. Thank you. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir.